Good morning, student. Today our topic is श्वसन तंत्र. सो हेयर कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन का जो विनिमय होता है यानी जो एक्सचेंज होता है पर्यावरण के अंदर वह रक्त एवं कोशिकाओं के मध्य में होता है. इसी को हम श्वसन कहते हैं. मानव में श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है. मनुष्य में श्वसन तंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है. पहला श्वसन मार्ग और दूसरा फेफड़े. श्वसन मार्ग, इस मार्ग से होकर वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है तथा बाहर जाती है. इस मार्ग के निम्न भाग हैं. पहला है आपका नासाद्वार, यानी नासाद्वार मनुष्य में एक जोड़ी नासाद्वार होते हैं. वायु शरीर में इसी के द्वारा प्रवेश करती है. नासापथ, प्रत्येक नासाद्वार अपनी ओर एक नासापथ में खुलता है अंदर की ओर और वायु में मिश्रित धूल के कण व जीवाणु श्लेष्मा से चिपककर इसी पथ में अग्रभाग में रह जाते हैं और स्वच्छ व निस्पंदित वायु फुफ्फुस तक पहुंचती है, अंदर तक फेफड़ों तक पहुंचती है. ग्रसनी, नासापथ ग्रसनी में खुलता है. ग्रसनी कंठ में खुलती है. कंठ, इसे हम स्वरयंत्र भी कहते हैं, इससे आवाज़ आती है. कंठ आगे श्वास नली में खुलते हैं. श्वास नली ये कंठ से प्रारंभ होकर गर्दन में होती हुई वक्ष गुहा तक स्थित होती है. सुनाओ. श्वसनी, श्वसनी वक्ष गुहा में दो भागों में बढ़ जाती है जिन्हें हम दाईं व बाईं श्वसनी कहते हैं. प्रत्येक श्वसनी फेफड़ों में प्रवेश करती है. ये आपका वे ऑफ गैसेस का जो वे है, जो पथ है, ये वो दे रखा है बच्चा. गैसेस का जो पथ है वो किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है अगर आप देख रहे हैं तो. सुनाओ. यहाँ पर आप आ रहे हैं आपका श्वास नली को वक्ष गुहा में दो भागों में बढ़ जाती है जिन्हें हम क्रमशः दाईं व बाईं श्वसनी कहते हैं और प्रत्येक श्वसनी फेफड़ों में प्रवेश करती है. अब वो एंटर हो रही है. सुनाओ. फेफड़े की बात करते हैं हम. फेफड़े, फेफड़ों में श्वसनी आगे शाखाओं में बढ़ जाती है जिन्हें हम श्वसनिकाएँ कहते हैं और प्रत्येक श्वसनिका आगे गुब्बारे की संरचना, गुब्बारे की संरचना होती है जैसे कि जिस टाइप की, जैसे कि यहाँ बना रखा है, आप देख भी पा रहे हैं कुछ इस टाइप से, यूँ कुछ इस टाइप से छोटी सी स्ट्रक्चर जो बनता है. इसके चारों तरफ जो होती हैं, ठीक है, वो आपकी केशिकाएँ होती हैं. कुपिकाओं की दीवारों में रक्त केशिकाएँ का जाल बिछा रहता है जिससे विसरण द्वारा ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है. ठीक है. जो सबसे स्मॉल यूनिट जिसकी फेफड़ों की आ गई वो क्या आ गई आपकी, वो आ गई आपकी कुपिका. छोटे छोटे गुब्बारे, जैसा कि आपको डायग्राम में यहाँ पे बताया भी गया, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं इस जगह डायग्राम के अंदर. सुनाओ. श्वसन मांसपेशियाँ डायफ्राम का महत्व क्या होता है आपका. गैसों के आदान प्रदान हेतु योगदान देते हैं. ये मांसपेशियाँ श्वास को छोड़ने लेने दोनों में सहायता करती हैं. मध्य कंकाल पेशी का बना होता है. मध्यपट जो होता है, मध्यपट जो होता है वो कंकाल पेशियों का बना होता है जो वक्ष स्थल की सतह पर पाया जाता है. ये श्वसन के लिए ही उत्तरदायी है. मध्यपट के संकुचन से वायु नलिका से होती फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है. संकुचन हो रहा है तब, अर्थात निःश्वसन की क्रिया होती है. और जब इसका शिथिलन होता है तो वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है, अर्थात उच्छ्वासन की क्रिया होती है. यानी कि दो तरह की क्रिया आपकी, एक निःश्वसन और एक उच्छ्वसन, यानी सांस का अंदर लेना और सांस का बाहर छोड़ना. नाउ हमारा अगला टॉपिक जो आ रहा है वो आ रहा है आपका रक्त एवं परिसंचरण तंत्र. रक्त तरल संयोजी ऊतक, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है और रक्त का निर्माण जो होता है वो लाल अस्थि मज्जा में होता है. भ्रूणावस्था तथा नवजात शिशुओं में रक्त का निर्माण प्लीहा में होता है. सामान्यतः व्यक्ति में 5 लीटर रक्त होता है. रक्त दो भाग, प्लाज्मा और कोशिकाएं बिंबाणु. रक्त का 55% भाग है ये. 8% भाग कार्बनिक व 92% जल अकार्बनिक पदार्थ. आपके लाल रक्त कोशिकाएँ होती हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएँ होती हैं, ठीक है, और बिंबाणु होते हैं आपके. सुनाओ. कणिकाओं की हम बात करें कणिकाणु की, तो कणिकाणु आपके ग्रेनुलोसाइट हो गया और एक अग्रेनुलोसाइट हो गया अकणिकाणु. कणिकाणु की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो आपके उसमें आएंगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल. और अकणिकाणु की बात करें तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट. और यहाँ आपके आ रहा है ट्रिक बताई गई है यहाँ पर. MLA, M मतलब मोनोसाइट्स, L मतलब लिम्फोसाइट्स और A मतलब ए ग्रेनुलोसाइट्स. तीनों के नाम याद करने की यहाँ MLA बताया गया है. और हम फर्स्ट की बात करते हैं RBC, लाल रक्त कणिकाएँ. ये कुल कोशिकाओं का 99% होती है. कितना बच्चा, 99%. कुल कोशिकाओं कितना होती है, 99%. और RBC, इनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन का पाया जाता है. ये कोशिकाएं केंद्रक विहीन और तथा औसत आयु उनकी कितनी होती है, 120 दिन होती है. सेकंड है आपका श्वेत रक्त कोशिकाएं, ठीक है, ये प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं, रंगहीन होती हैं. लिम्फोसाइट, ये हम जनरली 8वीं क्लास में ही पढ़ के आए हैं. लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिका है. और चौथा मोनोसाइट महाभक्षक कोशिका के रूप में रूपांतरित होती है. बिंबाणु प्लेटेट्स होते हैं आपके, ठीक है. केंद्रविहीन जीवन मात्र 10 दिन का होता है. रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं आपके. डेंगू रोग में यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है.
रक्त का थक्का जमाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपका अगला टॉपिक आ रहा है, मानव हृदय की संरचना तथा क्रियाविधि। मानव हृदय वक्षी गुहा में दोनों फुफ्फुसों के बीच अधर तल में कुछ बाईं ओर स्थित होता है। लोकेशन बताई गई है इसकी। ये गुलाबी रंग का शंख के आकार का खोखला एवं मांसल भाग है जो मनुष्य की मुट्ठी के माप का होता है। आंतरिक संरचना में क्या बोल रहा है ये कि 4 ब्लॉक्स होते हैं इसमें, आपके 4 ब्लॉक में बटा होता है। ऊपर के जो 2 ब्लॉक होते हैं वो आलिंद कहलाते हैं, नीचे के 2 ब्लॉक क्या कहलाते हैं, निलय। निलय की दीवारें आलिंद की दीवारों से अपेक्षा मोटी होती हैं। प्रत्येक आलिंद अपनी ओर निलय के आलिंद में और निलय छिद्र द्वारा खुलता है, मतलब आलिंद और निलय आपस में जुड़े होते हैं। सुनाओ, खुलता है। इन छिद्रों में कपाट पाए जाते हैं। बाएं आलिंद तथा बाएं निलय के बीच द्विवल्नी कपाट होते हैं तथा आलिंद दूसरे वाला जो होगा आपके दाएं के अंदर, उसमें क्या होगा आपका त्रिवल्नी कपाट पाए जाते हैं। अब क्रियाविधि की अगर हम बात करें, मैकेनिज्म क्या है इसकी, तो हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रक्त होता है, जबकि बाएं भाग में कैसा होता है, शुद्ध। तो अंगों से अशुद्ध रक्त जो होता है वो महाशिरा द्वारा आलिंद में आता है और संकुचन के बाद आलिंद से किस में आता है, निलय में जाता है। जहाँ से रक्त शुद्ध होने के लिए दाएं निलय में संकुचन से फुफ्फुस धमनी तथा फुफ्फुस में चला जाता है। इसके बाद फुफ्फुस शुद्ध हुआ रक्त फुफ्फुस शिरा द्वारा आलिंद में आता है तथा इसमें संकुचन से बाएं निलय में चला जाता है और बाएं निलय में संकुचन से शुद्ध रक्त महाधमनी द्वारा अंगों को चला जाता है। और इस प्रकार अंगों में जाने वाले रक्त को जो 2 बार हृदय में आ रहा है, 2 बार आने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र। ट्रिक देख सकते हैं आप यहाँ पर, आ से आलिंद रक्त आता है, न से निलय निकल जाता है। ट्रिक, दाएं भाग में अशुद्ध है, दायां दुखियों खून दायां भाग, दुखियों खून दुखियों दायां भाग, दुखियों खून मतलब अशुद्ध, बायां भाग शुद्ध, बायां बढ़िया खून बायां भाग। तो दायां भाग में कैसा रुधिर है, अशुद्ध, और बायां भाग में कैसा रुधिर है, शुद्ध। धमनी और शिराओं में अंतर, धमनियाँ हमेशा रक्त को लेके जाती है, तो प्रेशर ज़्यादा होता है तो अंदर की तरफ होती हैं, मोटी होती हैं, लचीली होती हैं, वाल्व नहीं पाए जाती। शिराएँ अशुद्ध रक्त लेके आती हैं, रक्तदाब कम होता है, दीवारें कम मोटी होती हैं, कम लचीली होती हैं और वाल्व पाए जाते हैं। ट्रिक, धमनियाँ धमका के ले जाती हैं, इट्स मीन हृदय से शुद्ध रुधिर को ले जा रही हैं। शिराएँ शर्मा के ले जाती हैं, इट्स मीन शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर को हृदय तक लेके आती हैं। विशेष, धमनी की दीवार शिरा की अपेक्षा मोटी होती है क्योंकि धमनी में रक्त अधिक दाब से जाता है। दैट इज़ क्लियर। नाउ अगला टॉपिक है बेटा उत्सर्जन तंत्र। इसे हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।